सबसे पहले तो ऑब्वियसली सॉवरेनिटी, ठीक है। इसमें जो है, जब हजरत उमर ने ओथ लिया था, हजरत अबू बकर ने ओथ लिया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि मैं जो है तुम लोगों पर हाकिम नहीं हूँ, तुम लोग का गुलाम हूँ। मुझे एक काम कि जिस ओहदे के लिए तुम पर मुकर्रर किया जा रहा है, अगर मैं अपना काम ठीक से ना करूँ तो मुझे इससे हटा देना और मेरी अकाउंटेबिलिटी करना। एग्जैक्टली ये वर्ड इस तरह से नहीं है, लेकिन इसकी मीनिंग यही कन्वे हो रहा है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी तो ऑब्वियसली उन्होंने सॉवरन खुदा ताला को माना था, तो ही ट्रस्ट को एज तो ही खिलाफत के इंस्टीट्यूट को एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूट उन्होंने डील किया था, ठीक है। फिर खिलाफत का जो खिलाफत राशिदा का दौर रहा 30 ईयर्स तक, आप सेकंड खिलाफत के फीचर में उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। कंसल्टेशन की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। अब अगर उसने खिलाफत राशिदा का स्पेसिफिकली पूछा है तो फिर आपने एग्जांपल सिर्फ वहीं से लेनी है जो कि खुलफा के दौर की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की नहीं लेनी है, क्योंकि वो पूछ ये रहा है। उसमें भी आपके पास आ जाती हैं, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से जो है कुरान पाक की तदवीन का मशवरा जो था, उसको एक जगह इकट्ठा करने का मशवरा, वो हजरत उमर ने दिया। जो रिदा की जंगें हुई थी उसके बाद बहुत सारे हुफाज़े कराम शहीद हो गए थे, तो उनके मशवरे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो है उसको एक नुस्खे में इकट्ठा किया, कुरान को जमा किया, ठीक है। फिर रूल ऑफ लॉ के ऊपर जुडिशरी के बारे में मैंने आपको बताया, एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव के सेपरेट होना, इलेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, नॉन मुस्लिम के राइट्स के बारे में ये कि हजरत उमर ने एक दफा अपने एक गवर्नर से कहा, वो कोई जंग थी जिसमें वो प्रोटेक्ट ना कर सके जिम्मियों को, जिम्मी नॉन मुस्लिम सिटीजन को कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो तुम इनसे लेते हो जिजिया, ये इनको वापस कर दो, बिकॉज ये तुम इसलिए इनसे लेते हो क्योंकि तुम इनकी जानों की हिफाजत करो। जिस तरह से अहले हीरा के साथ जो मुआहदा हुआ, उसमें भी हजरत उमर ने क्या कहा था, अमान दी थी उनको, और उनको कहा था कि उनको उनके ईद के दिन उनके अपने सलेबे निकालने से मना ना करो, ठीक है। और उनके जो उनका रेलेवेंट एरिया है उसके अंदर उनको जो है जो भी डीलिंग वो करना चाहते हैं उनको करने दो। रिलीजियस फ्रीडम की, सोशल फ्रीडम की उसमें जो है बात हुई थी उस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये फीचर सारे आप लिखेंगे, यही फीचर यही हेडिंग लिखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल सारी आप जो है वहां से उठाएंगे, और कुरान के रेफरेंसेस तो ऑब्वियसली उठा सकते हैं। मतलब ये कह रही हूँ कि इसमें फिर आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिसालें नहीं लिखनी है, क्योंकि उसने खुलफाए राशिदीन की जिंदगी से मिसालें पूछी हैं आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इसको डायसेक्ट करेंगे, सारे करेक्टरिस्टिक आप लिखने के बाद लिखेंगे कि कंटेम्पररी एरा के अंदर क्यों ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। और फिर वे फॉरवर्ड में हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से आप एक लॉजिकल कंक्लूजन दे सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहीं से आपका क्वेश्चन डिफर करेगा दूसरे लोगों के साथ। समझ आ रही है मेरी बात की? सबसे पहले नुमायां खूबियां बता दी क्या है, सेलियंट फीचर क्या है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो अभी कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंदर क्या सीन चल रहा है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज में, उसमें क्या लेकिंग्स हैं, और उनको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। फिर ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये लेस देन अ मिनट रह गया मीटिंग के अंदर, हम इसको फिर 10 मिनट बाद रिकनेक्ट करेंगे। वो इस क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम है, इसको आप कंपेयर करें वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ। इसमें भी आप पहले पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के फीचर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे रिजेबलेंस क्या है इसकी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, और इसके डिफरेंसेस क्या हैं वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ। फिर आप इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं कि अगर रिजेम्बलेंस भी है, डिफरेंसेस भी हैं डेमोक्रेसी के साथ, इसका मतलब है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है ना। अगर सिमिलर नहीं है, चले भाई हम शुरू करते हैं, हम ब्रेन से ज्वाइन कर लेंगे हमें। तो मैं बात कर रही थी कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है पास पेपर में, ये है कि कंपेयर करें इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ। तो इसमें भी पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने पॉलिटिकल फीचर्स लिखने हैं इस्लाम के, वो क्या है। फिर आपने बताना है कि
वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम और इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के ओवरलैपिंग फीचर्स क्या हैं और डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या हैं, ठीक है। देन हम उसमें जो है ये डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम वो इस्लाम का ही है, ठीक है। इकबाल के व्यूज इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इकबाल कहते हैं ना, हमने पहनाया है खुद शाही को जमहूरी लिबास, जब से हुआ आदम खुद शनासो खुद नगर। मीनिंग देयर टू से कि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम तो वो कहते हैं कि अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट की हुई है कि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दी। जितने भी डेमोक्रेसी के ऊपर क्रिटिक्स हैं वो भी तो यही बात करते हैं ना। लेकिन इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम का रिमार्केबल फीचर ये है कि वो उन फीचर को निगेट कर देता है जिससे स्टेटस को, एलीट को कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इधर वो पॉलिटिकल आपका वोटिंग सिस्टम है, वो आपका बिजनेस मॉडल है, वो आपका जुडिशियल सिस्टम है। जब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, जब मेरिटोक्रेसी पे आपकी सिलेक्शन हो रही है गवर्नर की, जब सिटीजन के और जो गवर्नर्स हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज बैलेंस हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम स्टेटस को, एलीट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो इकबाल तो जो है वो तो क्लियरली अपने कलाम के अंदर क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल को। वो उनका जो नैरो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म को, सेक्युलरिज्म का खास तौर पे, इन दोनों चीजों को वो बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखें, अगेन बात ये आ जाती है कि नेशनलिज्म, जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म होगा, वो हम बेशक नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर मुस्लिम कंट्रीज को बांट दें, लेकिन हम एक नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो मुस्लिम नेशनलिज्म। हम उस नेशनलिज्म की बात नहीं करते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री होता है। और ये तो सबसे बड़ा ईवल है आजकल के दौर का। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहने का मजहब का कफन है, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म है, ये ही आजकल की दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद है, ठीक है। जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, जो कि पैन इस्लामिक मुस्लिम नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो इन सब चीजों को खत्म करता है। इट डजंट मीन कि मुस्लिम नेशनलिज्म ये कहता है कि आप कोई एग्जिस्टेंस को फॉलो ना करें, ठीक है। वो तो हमने पहले ही बात कर दी कि वो तो इस्लामिक स्टेट के अंदर रहते हुए भी नॉन मुस्लिम के राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में रहने की बात करता है। एक हद होती है, एक चीजें, बाउंड्रीज हर चीज की डिफाइन है। जिनके साथ आपका ओहद हो, यानी जिनके साथ आपका कोई प्रॉमिस हो, जिनके साथ कोई आपका एग्रीमेंट हो, आप उनके साथ नहीं लड़ सकते। और अगर आपको किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा है तो उनका अहद बराबर उनके सामने फेंको। मीनिंग देयर टू से कि मैं बात यहाँ से इसको इस तरफ लेकर आ रही हूँ कि इस नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर हम सब एग्रीमेंट के अंदर बाउंड हैं। और अगर आपको किसी नेशन स्टेट से कोई खतरा है तो सबसे पहले तो आप उस एग्रीमेंट जो उनके साथ आपके होते हैं, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट, आप उसके साथ उससे निकलते हैं ताकि क्लियरली पता चल जाए कि एनिमीज का, आपके दोस्त कौन से हैं और आपके दुश्मन कौन से। इस किस्म की डिप्लोमेसी की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है, जो कि डिसीट के ऊपर, जो कि लाइन के ऊपर बेस्ड होती है। और इसी डिप्लोमेसी और इसी पॉलिटिक्स की वजह से दुनिया के जो सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है। रिलीजन की बेस पे डिस्टिंग्विश करने की बात नहीं करता। जो आपके साथ पीसफुल कोएग्जिस्ट रहते हैं, कोएग्जिस्टेंस करते हैं, उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करने के लिए कहा गया है। ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि हम रिजेम्बलेंस भी बताएंगे, डिफरेंसेस भी बताएंगे, लेकिन हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस यही करेंगे कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया के सारे मसाइल का हल है अगर ये राइट हो जाता है। बट दैट डजंट मीन कि मगरिब जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बातें करना शुरू कर दी और यहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड की मूवमेंट शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर खैर एक उनका भी एंटी इस्लामिक सांस डेवलप हुआ। इस्लामोफोबिया भी डेवलप कराने में कुछ मुसलमानों का अपना हाथ भी था। तो ये सारी चीजें हैं।
اسلام کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کے بہت ریمارکیبل فیچرز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے، ممکن ہے، اور نہ صرف مسلمس کے لیے بلکہ نان مسلمس کے لیے۔ امرین پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب لنک دوبارہ مانگ رہی ہیں۔ چلیں، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس میں جو موجودی ہیں وہ تھیو ڈیموکریسی کہتے ہیں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو۔ ڈاکٹر اسرار احمد اور اقبال کے ویوز سملر ہی ہیں، لیکن آپ کو ڈفرینٹ ویز میں ان دونوں کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی کتاب بھی ہے اسلام کا نظام حکومت کے نام سے، ٹھیک ہے، بکلیٹ ہے ایک چھوٹا سا ان کا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو آ جاتا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ میرا اپنا پرسنل ہے، یہ کچھ کیمپ چینل سے میں نے پکچر لیا تو ٹھیک آئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہی سوال میں نے حل کیا ہے، اوپر پولیٹیکل فیچرز اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں، نیچے مغربی اور اسلامی جمہوری تصور میں فرق، ٹھیک ہے، میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں صرف اپنے لیے شارٹ کر کے، کہ حاکمیت سوورینٹی کے کانسیپٹ کا فرق ہے، ٹھیک ہے، رول آف لا کا فرق ہوتا ہے، لیجسلیشن کا فرق ہوتا ہے۔ رول آف لا یعنی لیجسلیشن یعنی کہ قانون سازی کا محدود اختیار ہے، ہمیں قانون سازی کا محدود اختیار ہے، الٹیمیٹلی ہم نے اسلامک سورسز آف شریعہ سے ڈیرائیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ایک خوبی ہے۔ خوبی اس لیے ہے کہ اسلام جو انسان ہے نا، انسان، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کائنات کے بنانے والے نے جو قانون بنا کے دے دیا اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے تو یہ ہمارا ان سے فرق بھی ہے اور یہ ہمارا ریمارکیبل فیچر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قانون سازی کی بات ہو گئی، حاکمیت کی بات ہو گئی، پھر وہ ان کا سسٹم سیکولر ہے، وہ ریلیجن پالیٹکس کو ہی الگ کر دیتی ہیں۔ ہم تو بات ہی اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی رول آف لا کی، ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ جو حاکم میں وقت ہوتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح سے نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، جس طرح سے ایک عام شہری کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی۔ لیکن جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا ریمارکیبل فیچر یہ ہے کہ وہ ایسی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرتا ہے کہ کہیں پہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ پھر اس میں یکسانیت کے پہلو بھی ہیں، ریزمبلنس بھی ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے صرف ڈفرینسز ہیں اور ان ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کیا جائے، ریزمبلنس کے پہلو بھی ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، جیسے رول آف لا، قانون کی بالادستی، ہیومن رائٹس، اکوالٹی، ٹھیک ہے، مساوات لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مائنورٹی رائٹس، ٹھیک ہے، مساوات کے نیچے میں نے خود کیا لکھا ہوا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اینی ویز اب دیکھیں نیچے جو سینٹینس لکھا ہوا ہے اس کو غور کیا جائے، کریں آپ کہ تضادات کی بجائے یکسانیت کے پہلوؤں پہ غور کیا جائے تو عالمگیریت کی فضا میں انتہا پسندانہ رویوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اسلام کا سیاسی نظام کسی نظام سے تصادم کے لیے نہیں، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسن طریقے سے پیش آنے سے منع نہیں فرماتا جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی، نہ تمہارے گھروں سے تم کو نکالا۔ میں نے تو اردو میں کیا تھا، آپ یہی چیز انگلش میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ میں پہلے سارے آپ کو پوائنٹس انگلش میں ہی بتائے ہیں لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہی بتائیں گے ایکوالٹی ہے، مائنورٹی رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس ہیں، فریڈم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہیں، ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہیں۔ اور اگر ہم کنٹرڈکشنز کی بجائے سملیرٹیز کو پریفر کرتے ہیں تو اس یونیورسل گلوبل ورلڈ کے اندر ایکسٹریمزم کی بجائے ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کے پرنسپلز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔